हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडी करंट्स के बारे में, ओके। और आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। एडी करंट्स के बाद का टॉपिक है ये सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इंडक्टेंस क्या होती है। सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस से भी पहले आपको ये देखना है कि ये होती क्या एक्चुअल में, ठीक है। इंडक्टेंस आपने कई बार देखा होगा, जो हमारे पास बैटरी होती है, ठीक है, सेल जो होता है, इस सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो रेसिस्टेंस कनेक्ट करने पर यहाँ से करंट फ्लो होती है आई, और अगर आपके पास ये आर रेसिस्टेंस है और वी वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट की है, ठीक है। आइडियल केस में तो क्या होगा कि यहाँ पर आपने जैसे ये की है की ऑन की, जैसे आपने की ऑन की, सपोज ये ग्राफ है और ये टाइम इंस्टेंट टाइम एक्सिस है और ये आपके पास एक करंट मान लो, ठीक है, करंट एक्सिस है। आइडियल केस के लिए तो ये होना चाहिए कि जैसे ही आपने यहां पर की को प्रेस किया तो t इक्वल्स टू 0 से ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे आपने की को ऑफ किया तो यहां पर करंट की वैल्यू तुरंत कितनी हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगी। यहां पर की क्या कर दिया आपने, ऑफ कर दी, और यहां पर आपने क्या किया, इसको ऑन कंडीशन मान लिया, ठीक है। ये कौन सा केस होता है, आइडियल केस होता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। यहां पर एक बहुत ही कम टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे आपने यहां पर अगर की को ऑन किया है तो इस करंट को इंक्रीज होने में बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स तक का टाइम कंज्यूम करेगी। माइक्रो सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा इसको इंक्रीज होने में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा टाइम गैप होगा, ठीक है। और जैसे ही आपने यहां पर की को ऑफ किया तो यहां पर भी थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस आएगा, ठीक है। आपने की को ऑन कहां किया, यहां पर किया, लेकिन जो करंट है वो धीरे धीरे 0 से लेकर मैक्सिमम तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 0 से मैक्सिमम तक इंक्रीज होगी और आगे लगातार एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी जब तक वो की प्रेस रहेगी, की ऑन रहेगी। और जैसे आपने की को ऑफ किया तो की ऑफ होने के बाद कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर ये मैक्सिमम से 0 की तरफ बढ़ती है, कौन, करंट, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, करंट का वेरिएशन हो रहा है, करंट का वेरिएशन हो रहा है 0 से लेकर मैक्सिमम तक, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो यहां पर करंट में जो वेरिएशन है, यहां पर कोई भी ओपोजिशन नहीं होता है, कोई भी कुछ भी ओपोज नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो इंडक्टेंस है ना, ये ऐसा नहीं है। इंडक्टेंस एक टाइप का आप कह सकते हो क्या है, इनर्शिया है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ करंट, इनर्शिया ऑफ करंट होता है कौन, इंडक्टेंस। अब ये इनर्शिया ऑफ करंट, इनर्शिया से क्या रिलेट करते हो आप, देखो आपको अगर मैं बात करूं इनर्शिया ऑफ मोशन, ये किससे आता है, इनर्शिया ऑफ मोशन ये किससे आता है, ये आता है मास से, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। वो अपनी मोशन को उतना ही ज्यादा वो अपोज करेगा। ये इसमें होता है, ये इनर्शिया में होता है, ठीक है ना। कि इफ वी हैव अ बॉडी ऑफ ग्रेटर मास, हायर मास, देन इनर्शिया इज ऑल्सो वेरी हाई। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी बॉडी पर एफ फोर्स एग्जिट करते हो तो वहां पर एक्सेलरेशन ए होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। और यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, एफ ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, ठीक है। ए किसको डिनोट करता है, ए एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट विल रिप्रेजेंट द मोशन। मोशन को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर देखो, जैसे ही अगर m की वैल्यू इंक्रीज होगी इतने में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। मींस मोशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मास m की वैल्यू इंक्रीज होने पर, सेम फोर्स लगाने पर मोशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अब सेकंड केस में अपनी मोशन को ज्यादा अपोज करेगा। अगर आप यहां पर मास बहुत छोटा लोगे, बहुत कम मास लोगे, तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अब यहां पर मोशन में ऑपोजिशन क्या है, बहुत ही कम है। तो इस केस में या इस टाइप के केस में यहां पर इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, मास होता है, ठीक है।
क्योंकि मोशन में होने वाले चेंज को अपोज कौन करेगा? मास करेगा। अगर आप जीरो से रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहे हो तो भी मास अपोज करेगा। स्टार्ट करने के लिए आपको अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मोशन हायर वेलोसिटी से जीरो पर आ रही है, एक मतलब एक मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट और वो जीरो पर आ रहा है, वो रेस्ट में आ रहा है, तो भी उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पर इनर्शिया हो गया। तो सेम जो मास में और मोशन का जो रिलेशन है, वही रिलेशन यहाँ पर करंट का और इंडक्टेंस का है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या हम कोई ये मान लें कोई एक डिवाइस है जो करंट के अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज कर रहा है, वो क्या होगा? इंडक्टेंस होगा। ठीक है। अब यहाँ पर इंडक्टेंस दो टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरी होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बाद में करेंगे, पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। तो आज हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे भी। ठीक है। तो अभी आपने मोशन और मास की जो एनालॉजी आपने कंसिडर की है, उसी के अकॉर्डिंग आप करंट और इंडक्टेंस को समझ सकते हो। ठीक है। Inductance is nothing but the inertia of motion, or in other words you can say the property of a device to oppose the change in current. Okay, क्या है? Property of device, okay, to change the करंट। ओके, किसी भी डिवाइस की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट में होने वाले चेंजेस को क्या करे? अपोज करे। ये मान लो आप। अब करंट में होने वाले चेंजेस को अपोज कौन करेगा? देखो, एक तो था रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस तो करंट में होने वाले फ्लो को ही अपोज करता, करंट को ही अपोज करता, तो वो रेसिस्टेंस है। लेकिन यहां पर करंट में होने वाले चेंज को जो अपोज करेगा वो होगा इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस किसकी होती है? ये होता है कॉइल। ओके, ये होता है सोलेनॉइड, ये होता है टॉरॉइड। ये तीन डिवाइस ऐसे हैं और तीनों ही एक ही होते हैं, तीनों एक कॉइल का ही पार्ट है। ठीक है। अगर कॉइल एक ही वायर को एक ही जगह आपने बार बार लपेट दिया है, वाइंड किया है, तो ये क्या कहलाएगी? कॉइल कहलाएगी। अगर आपने उस वायर को ये जैसे मान लो ये पेन है, इसके आपने पूरे चारों तरफ लपेट के ऐसे रखा है उसको, तो ये सोलेनॉइड हो गया। और अब अगर इसके दोनों एंड को मिला दोगे तो ये ऐसे होगा, तो इसको आप क्या कह दोगे? टॉरॉइड कह दोगे। ठीक है ना। तो कोई भी कॉइल है वो अपने थ्रू फ्लो होने वाली करंट के अंदर होने वाले चेंजेस को क्या करेगी? हमेशा अपोज करती है। तो उस प्रॉपर्टी के कारण वो इंडक्टर कहलाता है और उसकी अपनी एक सेल्फ इंडक्टेंस होती है। ठीक है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस होती क्या है ये देखते हैं अपन। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं क्या है। ठीक है। तो देखो, ये एक आपके सामने कोई कोयल है, ये हमने एक सोलेनॉइड कंसीडर कर लिया। ठीक है। इसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट कितनी है? आई है। ठीक है। अगर यहां पर आई करंट फ्लो हो रही है तो इसके थ्रू फ्लो होने वाला, इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आई पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो फ्लक्स ऑफ coil phi is proportional to current flowing in this wire. Okay, flux related to this coil is proportional to current. Okay, ये हो गया। And for this proportion sign we have one constant and this constant is known as coefficient of self inductance. Okay, coefficient of self इंडक्टेंस ये कहलाता है। ठीक है। इस L को आप, ये इंडक्टेंस की तो हमने प्रॉपर्टी बता दी कि ये प्रॉपर्टी है करंट को अपोज करने के लिए, लेकिन इसको मेजर किसकी टर्म्स में करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L की टर्म्स में करते हैं। ठीक है। और फाई इज प्रोपोर्शनल टू L, तो फाई इज इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शन साइन के लिए हम लिख देंगे Li। ओके, फाई इज प्रोपोर्शनल टू I, देन फाई इक्वल्स टू L इंटू I हो जाएगा आपके पास फ्लक्स। और यहां पर आप ये जो वैल्यू है ये इस दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है। अब हम यहां पर L का जो फॉर्मूला है ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है। तो L की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? ये देखो, ये तो आपके पास फ्लक्स आ गया इस कॉइल के थ्रू, लेकिन फैराडे ने क्या कहा था?
फेराडेज लॉ ये है कि E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। ई क्या है? EMF। EMF E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो आप यहाँ पे जो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो ये आपके पास E मैग्नीट्यूड हो जाएगा और माइनस साइन हटके यहाँ पर डी फाई ओवर डी टी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड कंसिडर करो, अगर आप इसको एज इट इज कंसिडर कर रहे हो तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं फाई की वैल्यू रख देता हूं, तो E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी ओवर डी टी एल इंटू आई, यही तो होगा ना। फिर आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल्स टू एल माइनस एल डी आई ओवर डी टी, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। डिफरेंशिएशन किसका होगा? करंट I का होगा। तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ये आपके पास EMF की वैल्यू आ गई और ये भी एक फेराडे लॉ का सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई एक तरीके से। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको L की वैल्यू चाहिए, तो L के लिए आप यहां पर क्या कर दोगे? L इज इक्वल्स टू माइनस E ओवर डी आई ओवर डी टी। ओके, अब मैं यहां पे लिख दूंगा इफ डी आई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। डी आई ओवर डी टी की वैल्यू 1 हो गई। ओके, तो आप यहां पर लिख सकते हो L इज इक्वल्स टू माइनस ई। तो अब आप यहां पे देखो डी आई ओवर डी टी इक्वल्स टू 1 एम्पियर की कंडीशन क्या है? ये क्या होती है ये देखना पड़ेगा आपको। ये कंडीशन ये होती है कि आपको यहां पर ये देखना है डी आई ओवर डी टी। ठीक है, और डी आई ओवर डी टी मीन इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ करंट। तो डी आई की यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। नीचे कौन है? टाइम। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। तो यहां पर क्या आ गया? जो करंट का रेट ऑफ चेंज है वो 1 एम्पियर पर सेकंड है, कि 1 सेकंड में चेंज होने वाली करंट की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर है। ठीक है, अगर t इक्वल्स टू 0 पर, अगर इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पर करंट आपके पास 0 एम्पियर, नो करंट इज देयर, तो t इक्वल्स टू 1 पर कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी। t इक्वल्स टू 2 पर कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर हो जाएगी। t इक्वल्स टू 3 पर कितनी हो जाएगी? 3 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे। या फिर आप अगर t इक्वल्स टू 0 पर अगर 1 एम्पियर है तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो कितना आना चाहिए? 1 एम्पियर पर सेकंड आना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको ये पता होगा यहाँ पे। अब आप इस L को डिफाइन कर सकते हो। L क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और आपकी नोटबुक में लिखवाया हुआ भी है ये। ठीक है, ये क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ current in the coil is 1 ampere per second और unit rate of change of current is present in the coil। तो ये सब आपको यहाँ पे पहले से बताया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आगे की। सेल्फ इंडक्टेंस एक्चुअल में होता क्या है ये तो हमने देख लिया। अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एक सोलेनॉइड के लिए, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, इसका देखना हमें ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड तो आप जानते ही ऑलरेडी। कंसिडर ए सोलेनॉइड, ओके, हैविंग इट्स रेडियस इक्वल्स टू R, इसकी लेंथ इक्वल्स टू कैपिटल L, और नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो इसका वो कितना है? कैपिटल N है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने? कैपिटल N है। ये इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो देखो फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड क्या होता? फाई इक्वल्स टू
फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, यही तो होता है फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर इस सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स एन होने के कारण आपने यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई और कर दिया। तो अब क्या हो गया, फाई इक्वल्स टू एन बी ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स, तो फाई इक्वल्स टू एन बी ए हो गया, ठीक है। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर ये जो सोलेनॉइड है यहाँ पर इसके इनसाइड टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ये हमने चैप्टर नंबर 4 से कैलकुलेट किया था, किसकी, एम्पियर्स लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, यही तो होता है। और यहां पर इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो दोनों जगहों को, फाई इज इक्वल्स टू एन, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू होगी पूरी। यहां पर अब आप चाहो तो इस एन की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है और इस यूनिट लेंथ वाले नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को आप अगर इसकी पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या आ जाएगा, एन कैपिटल आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा स्मॉल एन इंटू एल इक्वल इंटू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल, ये एल हमने कैपिटल ले रखा है तो हम कैपिटल एल ही लिखेंगे यहां पर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू फाई। अभी तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स की टर्म्स में चल रहा है, लेकिन आपको पता है फाई इक्वल्स टू क्या होता है, एल आई होता है, बट फाई इक्वल्स टू एल आई। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको पता है एल आई इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल पाई आर स्क्वायर, ओके। आई से आई कैंसिल आउट, आई से आई तो कैंसिल आउट हो गया और यहां पर बच गया एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। ये सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म्स में एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, देखो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, वेरी बेसिक फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब यहां पर आप ये कह सकते हो कि यूनिट डेंसिटी में जितने नंबर ऑफ करंट्स टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा इसके सेल्फ इंडक्टेंस होगी। अगर इसको फिक्स कर दिया जाए तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर इनको फिक्स कर दे तो इसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर देखो L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर को मैं वैल्यू रख देता हूं ये वाली वैल्यू क्या है, एन अपॉन एल इक्वल्स टू स्मॉल एन, ओके। तो इस एन स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू अगर रख दूं यहां पर तो एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझना है इसको। ये वैल्यू मैंने यहां पर रखी है तो इसके लिए आ जाएगा म्यू नॉट एल से एक पावर कैंसिल आउट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ये एल लेंथ है, ठीक है। तो इसको आप स्मॉल एल ही कर लो क्योंकि कैपिटल एल तो आपने क्या कर रखा है, कैपिटल तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस ले रखी है ना, इसलिए, वरना आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे कंफ्यूज होगी, तो इसको एल ही कर लो, ज्यादा आपको सही रहेगा। तो यहां पर भी मैं इसको एल ही कर देता हूं, वरना तो आप इसको क्या करोगे, कट कर दोगे आमने सामने लाके, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एल हो गई, कैपिटल एल की जगह हमने स्मॉल एल कर लिया इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये, इसको और हम चेंज कर सकते हैं, इसको क्या चेंज कर सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये कैसे भी हो,
आपको एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी फिर आप कितने भी फॉर्मूले इसको कैलकुलेट करो आप कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा इसको आगे से आगे एलेबोरेट करते हो अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है ना, तो इतना हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड एंड सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, तो इतना तो हमने कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड। ओके, आपको पता है जब हम इस सोलेनॉइड के अक्रॉस अगर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। करंट कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होगी, जीरो से लेकर मैक्सिमम तक इंक्रीज होगी। तो जो करंट जीरो से लेकर मैक्सिमम तक इंक्रीज हो रही है, तो इस ड्यूरेशन में उस सेल सोलेनॉइड के अंदर टोटल करंट कितनी आएगी वो इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा करंट आप वहां पर स्टोर कर सकोगे उतनी ही ज्यादा वहां पर आपको पावर मिल जाएगी या उसके अंदर एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पर देखो एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड, ये आपके पास काम की चीज है। ठीक है, जो सोलेनॉइड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। ठीक है, किसकी फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए, किसी सिस्टम को तैयार करने के लिए नेट किया गया वर्क डन है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में आपने यहां पर बैटरी कनेक्ट की है। ठीक है, इस बैटरी को कनेक्ट किया तो करंट जीरो से लेकर मैक्सिमम तक फ्लो हो रही है, तो यहां पर वोल्टेज भी तो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी वहां पर स्टोर होगी वो तो पावर होगी, तो हम यहां पर इसको पावर की टर्म्स में लेंगे। ठीक है ना, तो ये देखो क्या है, तो यहां पर आप ये देखो पावर P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, ये होता है। ठीक है, लेकिन हम यहां पर इसको स्मॉल अगर टाइम के लिए कंसिडर करते हैं तो ये dW अपॉन dt आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल्स टू P इंटू डी टी। ठीक है, तो नेट वर्क डन टू मेंटेन दिस अमाउंट ऑफ करंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सोलेनॉइड। ओके, जितना वर्क डन करोगे, जितना वर्क करोगे बैटरी की हेल्प से, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो dW इक्वल्स टू P इंटू डी टी, ये स्मॉल वर्क डन है, कितने स्मॉल टाइम पीरियड dt के लिए। तो आपको पता है पावर इक्वल्स टू क्या होता है, जब आपने बैटरी कनेक्ट की है, करंट I अगर फ्लो रही है, V पोटेंशियल अगर कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा P इंटू वी। तो आप यहां पर इसको रख दो। और हाँ एक चीज, ये जो V है यहाँ पर, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ही तो एक तरीके का, और सोलेनॉइड के अंदर जो आपने बैटरी कनेक्ट किया तो ये यहाँ पर एक ऑपोजिट EMF के अंदर प्रोड्यूस होगा, तो ये E होगा यहाँ पे, तो आप इसके लिए लिख दोगे P इक्वल्स टू I इंटू E। ठीक है, पावर इक्वल्स टू I इंटू वी होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम हमेशा E से या स्मॉल e से, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आप वापस रख दोगे, तो ये आ जाएगा dW इक्वल्स टू I इंटू ई डी टी, dW इक्वल्स टू I इंटू ई डी टी। ओके, और ये हो जाएगा अब इंटीग्रेशन ऑफ dW। तो देखो ये तो एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए हो गया। ठीक है, और अभी हम इसमें क्या चेंज करेंगे, E की वैल्यू रख देंगे, क्या, फ्रॉम फैराडेज लॉ, E इक्वल्स टू माइनस L DI ओवर dt, E इक्वल्स टू माइनस L DI ओवर dt। ठीक है, और अगर हम यहां पर इसका केवल मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी L DI ओवर dt। ये वैल्यू आप यहां पे रख दो।
तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू, हम लिख देंगे यहाँ पे नाउ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आई एल डी आई ओवर डी टी इंटू डी टी। आपने ये जो ईएमएफ था, अभी हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया था सेल्फ इंडक्टेंस में ईएमएफ की टर्म्स में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपने क्या रख दिया, ई की जगह रख दिया यहाँ पर, इस पर ई की प्लेस पर रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई इंटू एल डी आई ओवर डी टी इंटू डी टी। ये डी टी पहले से है तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट। अब आपके पास आ गया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल आई डी आई। इसको हमने अरेंज कर दिया। तो अब यहां पे क्या हो गया, ये जो डी डब्ल्यू वर्क डन है ये कितने में है, डी आई डी टी टाइम में करंट चेंज हुई कितनी, डी आई। तो इस डी आई करंट को चेंज होने में कितना वर्क डन किया आपने, डी डब्ल्यू करंट वर्क किया। तो यहां पर नेट जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा नेट वर्क डन टू मेंटेन करंट फ्रॉम 0 टू आई एम्पियर, ठीक है। 0 टू आई करंट मेंटेन करने के लिए तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एल डी आई, एल आई डी आई, ओके। कहां से कहां तक, 0 से लेकर आई तक इंटीग्रेशन कर दो। इधर ही हो जाएगा W और इधर हो जाएगा L। तो कांस्टेंट इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, I का इंटीग्रेशन होगा आई स्क्वायर अपॉन 2 0 टू आई इक्वल्स टू L आई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ठीक है। एक बार तो आपने इसकी वैल्यू आई रख दी, आई की वैल्यू, एक बार आई की वैल्यू कितनी रख दोगे, 0 रख दोगे। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1/2 L आई स्क्वायर इक्वल्स टू W। तो यही जो वर्क डन है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहाँ पर U इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 L आई स्क्वायर, ओके। आप यहाँ पे लिख दोगे दिस इज W इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी U, ओके। तो ये आपका उसमें स्टोर होने वाली एनर्जी का मैग्नीट्यूड आ गया इन टर्म्स ऑफ करंट, ओके। तो इस तरीके से आपने एक सोलेनोइड के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आपको कोई एनर्जी डेंसिटी के बारे में पूछे, एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से ध्यान से देख लो। इसके बाद हम जस्ट 1 सेकंड में ही वो चालू करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट देख के ले लेना, इसके बाद क्या है आपके लिए भी इजी हो जाएगा, ठीक है। यस, तो चलो मैं एक बार यहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, यहां पे देख लेते हैं, ठीक है ना। ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये इसी एनर्जी के अंदर ही आता है, इसी का पार्ट है ये, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी ये क्या होती है, देखो एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये तो सब जानते हो। स्मॉल यू से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एनर्जी, ये जो एनर्जी है अपने पास ये अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, इस सोलेनोइड का। ये जो आपके पास सोलेनोइड है इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये इसकी लेंथ है और यहां पर ये इसका क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो एनर्जी कितनी है 1/2 L आई स्क्वायर, वॉल्यूम कितना है V लिख दो एक बार। फिर मैं इसको और आगे सोल्व कर देता हूं 1/2 L आई स्क्वायर अपॉन A इंटू L, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब यहां से आप इस L की वैल्यू रखो, जो L की वैल्यू हमने लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले डेराइव की थी। तो L की वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी वैल्यू में कोई भी एक वैल्यू देख लो। आपको शायद ये याद होगा कि L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर L पाई R स्क्वायर,
यही तो होगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन ए एल, ठीक है। ये वैल्यूज आपने रख दी यहाँ पे। तो देखो अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे? ये एल से एल कैंसिल आउट। पाई आर स्क्वायर क्या है? ये इसका एरिया ही तो एक तरीके से। तो अगर ये इसका एरिया है तो 1/2, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, इस आई स्क्वायर को भी मैं पहले ले आता हूं और पाई आर स्क्वायर को मैं एरिया ए रख देता हूं और ये ए नीचे आ गया। तो क्या आ गया? एरिया से एरिया कैंसिल आउट, ये हो गया। अब हमें एक चेंज और क्या करना है, क्या? मल्टीप्लाई बाय म्यू एंड अगेन डिवाइड बाय म्यू। तो ये और अच्छी कंडीशन आ गई, क्या? 1/2 म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। इसको थोड़ा और सुधार के लिख दें, क्या? 1/2 म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब देखो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ये क्या आ गया? ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही होती है। तो आपके पास वैल्यू आ गई 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू। तो इस तरीके से आपने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी डेराइव कर लिया। ये जो फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के हमारे जो सारे फॉर्मूले हुए ना, टोटल मिलाकर हम फॉर्मूले देखें तो कितने फॉर्मूले आ गए? एक तो फाई इक्वल्स टू एल आई, ये तो सेल्फ इंडक्टेंस का इंट्रोडक्टरी सबसे पहला फॉर्मूला है। फिर फैराडेज लॉ हमने जब अप्लाई किया था तो हमारे पास आया था E इक्वल्स टू -L di/dt, ये आया था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया था वो वाला, L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका एक और अदर जो फॉर्म है वो भी आपको देखनी है। फिर हमारे पास इसकी एनर्जी का फॉर्मूला आया था ये वाला 1/2 एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर, और फिर इसके बाद एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये आपके पास इतने सारे फॉर्मूले हैं और ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप अच्छे से तैयार करोगे तो ये आपका आज का जितना हमने पढ़ाया टॉपिक है ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और हो सकता है हम 1-2 क्वेश्चंस भी करें, ठीक है। थैंक यू।